नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में फिजिक्स का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। और आज का जो चैप्टर है तापमान तथा उष्मा से, तो आइए शुरू करते हैं तापमान के वन लाइनर से। सबसे पहले जानते हैं तापमान मापक पैमाने के बारे में। कितने तापमान मापक पैमाने हैं? एक है सेल्सियस है, एक केल्विन है, एक फ़ारेनहाइट है, जो ये तीनों प्रमुख है। अगर सेल्सियस की बात करते हैं, सेल्सियस की, तो न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम तापमान जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन में न्यूनतम तापमान 273 केल्विन होता है। क्या होता है? 273 केल्विन होता है। और अधिकतम तापमान जो होता है 373 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और अधिकतम तापमान जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पानी का हिमांक बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस है, या 273 केल्विन है, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये तीनों जो है वो सेम है, पानी की ये हिमांक बिंदु है। और अगर पानी की क्वथनांक की बात करते हैं, जिसपे पानी उबलने लगता है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस, या 373 केल्विन, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और तापमान और उष्मा में सबसे जो प्रमुख फार्मूला है वो ये है। क्या है? C/5। क्या है? C/5 बराबर F-32/9 बराबर होता है K-273/5। यानी C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस फार्मूला से आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, या केल्विन से सेल्सियस में, या सेल्सियस से केल्विन में, कोई भी अगर दो में से एक अगर दिया हुआ है तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है। 0 डिग्री केल्विन कहा गया है, इसका मतलब -273 डिग्री सेल्सियस भी कहा गया है। और ये विश्व का सबसे जो है कम तापमान है। किस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, अर्थात इस तापमान पर गैस ठोस में रूपांतरित हो जाती है? तो वह है 0 केल्विन पे या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसे परम शून्य तापमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परम शून्य तापमान किसे कहते हैं, तो या तो 0 डिग्री केल्विन ऑप्शन दे ले तो उसे पे टिक लगाइएगा, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ना कि -273 डिग्री केल्विन लगा दीजिएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। किस तापमान पर पानी की 3 अवस्थाएं यानी ठोस, तरल और गैस अपनी अवस्था नहीं बदलती है? तो वो है 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन। इसे पानी का त्रिक बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी का त्रिक बिंदु भी कहते हैं। ना 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर तापमान को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए केल्विन में दिए गए तापमान से क्या करना होगा? 273 डिग्री घटाना होगा। अगर केल्विन पैमाने पर तापमान को सेल्सियस में अगर आप बदल रहे हैं तो सीधे 273 से घटा दीजिए, और अगर दिया हुआ है सेल्सियस में, उसे केल्विन में बदलना है तो 273 से जोड़ देना है। मरकरी या पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने। किसने? फ़ारेनहाइट ने किया था। पारा या अल्कोहल का उपयोग अक्सर किस थर्मामीटर में किया जाता है? तो तरल थर्मामीटर में। क्या है? तरल थर्मामीटर में। तापमान सीमा काफ़ी कम रखी जाती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। किसका? तो मरकरी या पारा थर्मामीटर का तापमान सीमा जो है काफ़ी कम रखी जाती है। आमतौर पर हीलियम या नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है गैस थर्मामीटर में। किसमें? गैस थर्मामीटर में। तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? विस्तृत श्रृंखला को, तो है प्लेटिनम प्रतिरोधी थर्मामीटर। प्लेटिनम प्रतिरोधी थर्मामीटर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक नापा जाता है प्लेटिनम प्रतिरोधी थर्मामीटर से। अब आइए जानते हैं उष्मा के बारे में। अणुओं की गति ऊर्जा के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? अणुओं की गति ऊर्जा के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वो होती है उष्मा ऊर्जा। क्या है? उष्मा ऊर्जा। उष्मा का प्रवाह किसके कारण होता है? उष्मा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो माध्यम के बीच तापमान का अंतर। माध्यम के बीच तापमान का अंतर।
पदार्थ की अवस्था को तापमान में परिवर्तन करके दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। पदार्थ की अवस्था को तापमान में अगर परिवर्तन करते हैं तो दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे ठोस को गैस में, गैस को द्रव में, है ना, बदल सकते हैं। नेक्स्ट है द्रव की अवस्था को दबाव को बदलकर भी बदला जा सकता है। द्रव की अवस्था को दबाव को बदलकर भी बदला जा सकता है। उच्च तापमान पर किसी वस्तु से उत्सर्जित दीप्तिमान ऊर्जा E की मात्रा उसके निरपेक्ष तापमान की चौथी शक्ति के सीधे अनुपातिक होती है। यह स्टीफन का नियम है। क्या है? उच्च तापमान पर किसी वस्तु से उत्सर्जित दीप्तिमान ऊर्जा E की मात्रा उसके निरपेक्ष तापमान यानी टेम्परेचर की चौथी शक्ति यानी T⁴ के सीधे अनुपातिक होती है, यानी E प्रोपोर्शनल टू T⁴ या E बराबर सिग्मा T4, जहां सिग्मा जो है वह स्टीफन स्थिरांक है। ये काफी जो है इंपॉर्टेंट क्या है फार्मूला है, इसे ध्यान रखिएगा और इस पे कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं या डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू इसमें से कौन से ऑप्शन होगा, T², TQ, T4 इस तरह के दिया रहता है। चलिए अब देखते हैं ऊष्मा का संचरण के बारे में। ऊष्मा संचरण की वह विधि कौन सी है जिसमें अणुओं की गति के बिना ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है? वो है चालन। ऊष्मा संचरण की वह विधि कौन सी है जिसमें अणुओं की गति के बिना ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है? चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? तो वो है चालन से। क्या है? चालन से। ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे धीमी गति जो है वो चालन है। क्या है? चालन है। ऊष्मा संचरण की वह विधि कौन सी है जिसमें ऊष्मा का संचरण अणुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में होता है? तो वो है संवहन। क्या है? संवहन। द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो वो है संवहन से। क्या है? संवहन से। तीसरा, चालन की तुलना में ऊष्मा अधिक तेजी से स्थानांतरित होती है और वो होती है संवहन में। क्या होती है? संवहन में होती है। ऊष्मा संचरण की एक विधि जिसमें माध्यम के बिना या माध्यम होने पर माध्यम को गर्म किए बिना ऊष्मा संचारित होती है उसे कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। ये तीनों प्रकार जो है वो क्या क्या है? तो ये कंडक्शन है। क्या है? कंडक्शन है यानी चालन है। और ये क्या है? कॉन्वेक्शन है। क्या है? कॉन्वेक्शन है। और ये जो है विकिरण वो क्या है? रेडिएशन है। क्या है? रेडिएशन है। क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है। आगे देखते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तीव्र विधि क्या है? तीव्र जो है वो विधि क्या है? संवहन, चालन या विकिरण? तो यहाँ पर जो हो जाएगा सबसे तीव्र विधि जो है वो है विकिरण। क्या है? विकिरण यानी रेडिएशन। रेडिएशन जो है सबसे तीव्र विधि है। रेडिएशन जो है वो सबसे तीव्र विधि है। संवहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। क्या है? कन्वेक्शन कहते हैं। और चालन को क्या कहते हैं? चालन को कहते हैं कंडक्शन। क्या है? कंडक्शन। अगला है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण विधि से। कैसे पहुंचती है? विकिरण विधि से। वातावरण गर्म होता है संवहन विधि से। किससे? संवहन विधि से। भट्ठी की ऊष्मा मनुष्य तक किसके द्वारा पहुंचती है? भट्ठी की ऊष्मा मनुष्य तक किसके द्वारा पहुंचती है? तो वो है विकिरण विधि से। क्या है? विकिरण विधि से पहुंचती है। धातु की मेज पर रखी चाय लकड़ी की मेज की तुलना में जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि धातु की मेज में चालन, संवहन, विकिरण, बाष्पीकरण होता है, जबकि लकड़ी के मेज में केवल विकिरण, संवहन और बाष्पीकरण होता है। चालन यहाँ पे नहीं होता है। क्या होता है? यहाँ पे चालन नहीं होता है। टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो बर्फ की दोहरी दीवार के नीचे रहते हैं, क्योंकि दोहरी दीवारों के बीच की हवा ऊष्मा के कुचालक होती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोग हाथ सेक सकते हैं ठंडे के दिनों में, तो वो जो हमारा गर्मी हाथों में लगता है, आग के थोड़ा दूर ही रखते हैं फिर भी हाथ गर्म हो जाता है, वो विकिरण के कारण होता है, रेडिएशन के कारण होता है। किस नियम के अनुसार किसी वस्तु को अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है उससे अधिक समय वस्तु को थोड़ा ठंडा से पूर्ण ठंडा होने में लगता है? तो ये है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम कहता क्या है कि अगर मान लिया कि यहाँ पर जो है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको आना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये जो होगा ये काफी तेजी से 100 से घटेगा, लगभग 20 या 25 तक तो है, बहुत तेजी से घटेगा। उसके बाद जो है इसका स्पीड जो है वो धीरे धीरे हो जाएगा, यानी क्या होगा? कम जाएगा,
तो वो है न्यूटन का शीतलन नियम से। 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड 5 मिनट में आता है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड जो है 5 मिनट से अधिक समय लगाएगा। उष्मागतिकी के नियम क्या है? तो किस नियम के अनुसार यदि एक का तापमान बी के तापमान के बराबर है और बी का तापमान सी के तापमान के बराबर है, तो ए और सी का तापमान बराबर होगा, तो उष्मागतिकी का शून्य नियम है। क्या है? उष्मागतिकी का ये शून्य नियम है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जीरोथ लॉ है। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जीरोथ लॉ है। किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की दी गई उष्मा Q से वह वस्तु या वह मशीन दो कार्य करती है? पहला काम है अपनी आंतरिक ऊर्जा Q और बाहरी कार्य W को बढ़ाना, यानी Q बराबर W प्लस U, Q बराबर W प्लस जो है Q बराबर डेल U प्लस W है। इसे उष्मागति का पहला नियम कहते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक्स का पहला रूल जो है वो क्या है? तो वो पहला रूल है Q बराबर डेल U प्लस W, Q बराबर डेल U प्लस W। नेक्स्ट देखते हैं उष्मागति का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, यानी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। उष्मा को निम्न में से परिभाषित किया जा सकता है। उष्मागति का प्रथम नियम से परिभाषित किया जा सकता है। किस नियम के अनुसार उष्मा निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यदि बाहरी बल अनुपस्थित है तो उष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। ये उष्मागति का दूसरा नियम है। क्या है? उष्मागति का दूसरा नियम है। यानी यहाँ पर जो है उष्मागति का जो है कितने नियम है? तो 3 नियम आ गए। एक तो आ गए थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट जीरोथ लॉ। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जो है वो जीरोथ लॉ आ गया। दूसरा जो है वो क्या है? फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ हो गया और ये जो हो गया सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ में कहता है कि यदि ए का तापमान बी के तापमान के बराबर है, बी का तापमान सी के तापमान के बराबर है और ए और सी का तापमान बराबर होगा, और ये जीरोथ लॉ कह रहा है। दूसरे नियम में कह रहा है कि किसी वस्तु की दी गई उष्मा Q से वह वस्तु या वह मशीन दो कार्य करती है। पहला काम वह अपनी आंतरिक ऊर्जा Q और बाहरी कार्य W को बढ़ाता है। ये Q बराबर डेल U प्लस W, ये फर्स्ट नियम कहता है। और दूसरा नियम कहता है कि उष्मा निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यानी जो है कम से ज़्यादा की ओर नहीं जाता है। यदि बाहरी बल अनुपस्थित है तो उष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होता है। ये दूसरा नियम कह रहा है। अब आइए जानते हैं पृथ्वी का तापमान के बारे में। पृथ्वी का जो है पृथ्वी का तापमान में अत्यधिक या क्रमिक वृद्धि को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2 गैस। क्या है? CO2 गैस। CO2 सूर्य द्वारा छोड़ी गई अवरक्त किरणों को पृथ्वी के अंदर तो आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। सूर्य से 2 प्रकार की किरणें निकलती है। कौन कौन? एक अवरक्त किरणें और एक पराबैंगनी किरणें। अवरक्त किरणें और एक पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें अवशोषित होती है ओजोन परत के द्वारा। किसके द्वारा? ओजोन परत के द्वारा अवशोषित होती है। ओजोन परत का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। वह पिंड जो लगभग समस्त उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है कहलाता है, वो कृष्ण पिंड कहलाता है। क्या है? कृष्ण पिंड। उदाहरणतः काजल लगभग 95% उष्मा विकिरण को अवशोषित करता है, इसलिए काजल सर्वोत्तम काली काया है। काला आदमी सारी उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसे अधिक गर्मी लगती है। काले आदमी को जो है वो अधिक गर्मी लगती है क्योंकि सारी उष्मा विकिरण को वो अवशोषित कर लेता है। एक श्वेत व्यक्ति सारी उष्मा विकिरण को परावर्तित कर देता है, इसलिए उसे कम गर्मी लगती है। गर्मी के दिनों में सफेद कपड़ों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सारी उष्मा विकिरण को परावर्तित कर देता है, जिससे गर्मी कम महसूस होती है। ग्रीष्मकालीन छाते ऊपर सफेद और नीचे काले रंग को बनाए जाते हैं, जिसमें गर्मी कम महसूस होती है। किस नियम के अनुसार जो वस्तु उतनी ही अच्छी उष्मा अवशोषक होती है वह वस्तु भी समान रूप से अच्छा उत्सर्जक होता है? ये किरचॉफ्स का नियम है। क्या है? ये किरचॉफ्स का नियम है कि जितनी अच्छी उष्मा का अवशोषक होता है वस्तु भी समान रूप से अच्छा उत्सर्जक होता है। ये किरचॉफ्स का नियम है। अब उष्मीय विस्तार देख लेते हैं। रैखिक फैलाव जो है गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है वो बीटा है, आयतन प्रसार गुणांक जो गामा से डिनोट करते हैं। SI इकाई अल्फा बीटा
गामा के K-1 है। अल्फा डॉट मैंने अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर होता है 1:2:3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जो है वो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। क्या है? एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3 होता है। गर्मियों के दौरान ट्रैक के विस्तार के कारण पटरियों के बीच जगह छोड़ दी जाती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में धातुओं का प्रसार होता है। यह रैखिक प्रसार गुणांक पे आधारित है। क्या है? रैखिक प्रसार गुणांक पे आधारित है। एक इंजन जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है कहा जाता है ऊष्मा इंजन। एक इंजन जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है कहा जाता है ऊष्मा इंजन। जैसे उदाहरण डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। अब आइए जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। किसी इकाई द्रव्यमान की अवस्था अपरिवर्तित रहने पर उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। किसी इकाई द्रव्यमान की अवस्था अपरिवर्तित रहने पर उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहलाती है। m द्रव्यमान की किसी वस्तु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उठाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होगी वो Q बराबर ms डेल T होता है। Q बराबर ms डेल T, यानी S बराबर Q बटा m इंटू डेल T, जहाँ पर Q को जूल और नीचे जो है वो किलोग्राम केल्विन। S जहाँ क्या है? विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है। विशिष्ट ऊष्मा S की SI इकाई जो होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। यानी ये फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Q बराबर ms डेल थीटा, Q बराबर ms डेल थीटा। हाइड्रोजन गैस की उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता होती है, उसके बाद जो है वो पानी की। हाइड्रोजन गैस की उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता होती है, उसके बाद पानी की होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अधिक होने के कारण इसका उपयोग वाहनों के शीतलन में किया जाता है। खाना पकाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, जबकि तापीय चालकता जो है वो अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है, बराबर 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितना होता है? 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इक्वल टू 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, 4.18 जूल होता है। गुप्त ऊष्मा की अगर हम बात करते हैं तो तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था बदलने के लिए दी जाने वाली जो है ऊष्मा को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। क्या है? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था बदलने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा Q है, तो हमारे पास जो फार्मूला होगा Q बराबर ml होगा। L जहाँ जो है गुप्त ऊष्मा है, L का SI इकाई जो होगा Q बाई m यानी जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। क्या है? जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। यानी 0 डिग्री जो है 0 डिग्री पानी से क्या बन रहा है? 0 डिग्री बर्फ। यानी अवस्था तो जो है वो क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। जो टेम्परेचर दिया जा रहा है कांस्टेंट रखने के लिए बाहर से, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा प्रवाह की दर की अगर हम बात करते हैं तो ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ में प्रति इकाई समय में स्थानांतरित होती है ऊष्मा प्रवाह की दर कहलाती है। ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर Q बाई T बराबर K A डेल T बटा A होता है। डेल T तापमान में अंतर, A क्षेत्रफल होगा, A चालक की मोटाई हो जाएगा, K ऊष्मीय चालकता हो जाएगा, Q ऊष्मा हो जाएगा और T जो हो जाएगा वो समय होगा। कैलोरीमिति का सिद्धांत का ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? कैलोरीमिति का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के नियम को इंगित करता है, अर्थात गर्म निकाय द्वारा त्यागी गई कुल ऊष्मा ठंडे निकाय द्वारा प्राप्त कुल ऊष्मा के बराबर होती है। ऊष्मा लाभ बराबर जो होता है ऊष्मा हानि होता है। निकाय में ऊष्मा स्थानांतरण की गणना विशिष्ट ऊष्मा के सूत्र का उपयोग करके की जाती है। Q बराबर जो होता है ms डेल T होता है, जहाँ Q ऊष्मा स्थानांतरण की माप है, M निकाय का द्रव्यमान है, S बराबर निकाय की विशिष्ट ऊष्मा है, डेल T जो है तापमान में परिवर्तन है। ये सब फार्मूला से आगे जो हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेगा। मिश्रण का अंतिम तापमान इस प्रकार दिया गया है कि T बराबर M1S1T1 प्लस M2S2T2 बटा M1S1 प्लस M2S2 होगा। अब आइए देखते हैं कुछ प्रमुख जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चन।
पहला प्रश्न है, तापमान को सेल्सियस से केल्विन स्केल में बदलने के लिए आपको यह करना होगा। क्या करना होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। यानी सेल्सियस से डिग्री सेंटीग्रेड से बदलना है कितना में? डिग्री के में बदलना है। अगर मान लिया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसे केल्विन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 273 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 274 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 274 केल्विन हो जाएगा। अगला है, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन स्केल में तापमान कितना होता है? अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन स्केल में तापमान कितना होगा? तो हमें क्या करना होगा? 78 प्लस क्या जोड़ना है? 273 जोड़ना है। क्या है? 273। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11, 7 14 15 के 5 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा कितना? 351 केल्विन। क्या है? 351 केल्विन। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केल्विन में मानक कमरे का तापमान क्या होगा? केल्विन में मानक कमरे का तापमान क्या होगा? तो सेल्सियस में मानक कमरे का तापमान जो होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है इसे किस में बदलना है? केल्विन में बदलना है। तो 273 से इसे जोड़ देना था। 7 3 10 के 0 बाकी 1, 7 8 9 1 10 10 के 0 बाकी 1 2 1 3, 300 केल्विन हो जाएगा। आंसर हमारा कौन आ जाएगा? वो तीसरा के ए हो जाएगा। अगला है, 37 सेंटीग्रेड तापमान लगभग बराबर होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग बराबर होता है, किसमें बदलना है? इसमें फ़ारेनहाइट में। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाए थे? तो सबसे बेस्ट फार्मूला है F माइनस 32 डिग्री बटा 9 बराबर C बटा 5 बराबर K माइनस 273 बटा 5। इसमें बस जो निकालना है उसका लगा दीजिए। यहाँ क्या कर रहा है? तापमान लगभग बराबर, सेंटीग्रेड से क्या है? फ़ारेनहाइट में लाना है। तो सेंटीग्रेड जो है कितना? F माइनस 32 बटा 9, और ये डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया हुआ है सेल्सियस में? तो ये है 37 दिया हुआ है, बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या है? 37 बटा 5। जब इसे हल करेंगे तो हमारा F बराबर जो आएगा वो कितना आएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या है? 98.6, यानी आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चौथा नंबर का जो प्रश्न का आंसर होगा वो बी होगा। अगला है, खाली स्थान को बदलकर पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तापमान। तापमान को बदलकर पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। किसी सामग्री में जिसका मान जितना अधिक होगा यह ऊष्मा का उतना ही अधिक संचालन करेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है तापीय चालकता। किसी सामग्री में तापीय चालकता जितना अधिक होगा वह ऊष्मा का उतना ही अधिक जो है वो संचालन करेगा। जूल में क्या मापा जाता है? जूल में क्या मापा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा मापा जाता है। क्या है? ऊर्जा मापा जाता है। 15 सेंटीमीटर मोटाई के कंक्रीट की जो है वो क्या है? दीवार का अंदर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से गर्मी की हानि की दर यानी तापीय चालकता 0.81 जूल पर सेंटीमीटर पर केल्विन लेना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। कह रहा है कि जो T1 है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 जो है वो क्या है? तो T2 जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसमें चालकता H जो है वो दिया हुआ है 0.81, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है यानी 0.15, चौड़ाई जो दिया हुआ है वो कितना है? 0.15 मीटर दिया हुआ है। तो गर्मी का हस्तांतरण बराबर यानी dq बटा dt बराबर होता है h इंटू ए इंटू ये होगा T1 माइनस T2 बटा dl होगा, यानी dq बटा dt बराबर हो जाएगा 0.81, ए जो है वो कितना है? 1 है, इंटू 25 माइनस 5 बटा हो जाएगा 0.15, क्योंकि चौड़ाई कितनी है? इतनी। ये जब कैलकुलेट कीजिएगा 108 जूल पर सेकेंड आ जाएगा, 108 जूल पर सेकेंड। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी जो है वो सही हो जाएगा। उच्चतम आयतन विस्तार गुणांक वाली सामग्री की पहचान करें। कह रहा है कि उच्चतम आयतन विस्तार गुणांक वाली सामग्री को पहचान करें। तो 9 के जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कठोर रबर। क्या है? कठोर रबर। 10वां प्रश्न है कि तांबे के एक 50 ग्राम ब्लॉक को
20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। ब्लॉक में कितनी उष्मा स्थानांतरित की जाती है? तांबे की विशिष्ट उष्मा जो एस लेना है 386 लेना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 20 डिग्री से जो है वो 60 डिग्री तक जाता है, तो डेल टी का मान जो हो जाएगा 60 माइनस 20 बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और द्रव्यमान जो है वो m बराबर कितना है? 50 ग्राम है। इसको लिख सकते हैं 0.050 क्या है किलोग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है s का मान जो है पर किलोग्राम में दिया हुआ है। तो आइए यहाँ से निकालते हैं। s बराबर जो होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना विशिष्ट क्या होता है? विशिष्ट उष्मा गुना तापमान अंतर क्या होता है? तापमान अंतर क्या होता है? जो S बराबर होता है द्रव्यमान गुना विशिष्ट उष्मा गुना तापमान अंतर। अब मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 0.05 गुना 386 और गुना 40 बराबर कितना हो जाएगा? 772 जूल। क्या हो जाएगा? 772 जूल। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो बी आ जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम के 100 ग्राम ब्लॉक जहां पर विशिष्ट उष्मा S बराबर 900 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इसमें से कितनी उष्मा स्थानांतरण की जानी चाहिए? तो यहाँ पर जो है सेंटीग्रेड जो दिया हुआ है वो 900 कितना 900 जूल पर केजी पर जो है वो केल्विन के लिए है, पर केल्विन के लिए है। m बराबर हो जाएगा कितना 100 गुना 10 के पावर माइनस 3 केजी हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन हो जाएगा। तो डेल टी बराबर होगा T2 माइनस T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 10 केल्विन के बराबर क्या है 10 केल्विन। तो ऊर्जा स्थानांतरण Q बराबर जो होता है ms डेल T होता है, यानी 100 गुना 10 के पावर माइनस 3 गुना 900 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? काट पीट कीजिएगा तो 900 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 900 जूल हो जाएगा। यहाँ जो मेन फार्मूला है वो Q बराबर जो लगा है ms डेल T लगा है, Q बराबर ms डेल T लगा है। उष्मा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कैलोरीमीटर। क्या है? कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है कि 2 सेंटीमीटर मोटाई और 0.1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले स्टायरोफोम की एक शीट की आंतरिक और बाहरी जो है वो सतहों के बीच का तापमान का अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तापीय चालकता K बराबर 0.01 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन मानते हुए शीट के माध्यम से ताप प्रवाह की दर क्या हो जाएगा? तो उष्मा प्रवाह की दर Q बटा T बराबर हो जाएगा K A डेल T बटा क्या हो जाता है? A होता है, जहां डेल T तापमान में अंतर, A क्षेत्रफल है, K तापीय चालकता है, A चालक की मोटाई है, Q उष्मा है, T समय है। मोटाई जो A बराबर 2 सेंटीमीटर है, A बराबर कितना है 0.02 मीटर है क्योंकि 2 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा 0.1 वर्ग मीटर हो जाएगा। तापमान में अंतर डेल T बराबर जो हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। K बराबर कितना हो गया 0.01 जो है जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन है। तो Q बटा T बराबर 0.01 इंटू 0.1 गुना 30 बटा 0.02 आ जाएगा 1.5 जूल पर सेकेंड आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 का जो है वो डी हो जाएगा। उच्च तापीय चालकता वाली अधातु की पहचान करें। उच्च तापीय चालकता वाली अधातु की पहचान करें। सही जवाब हो जाएगा सी, बर्फ हो जाएगा। किसी पदार्थ के समान तापमान और समान दबाव पर ठोस से तरल में बदलने के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान किसकी आवश्यकता होती है? और इसका आंसर हो जाएगा संलयन की गुप्त उष्मा। क्या है? संलयन की गुप्त उष्मा की। उष्मा स्थानांतरण के चालन और संवहन मोड अलग अलग पिंडों के बीच संचालित नहीं हो सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्बाध। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर अभिसरण होता है। आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर दोनों सेम कितने डिग्री पर होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु बिल्कुल डिग्री जो है अलग होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा वो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड या 180 डिग्री सेल्सियस।
तापमान में समान वृद्धि के लिए तांबा कांच की तुलना में लगभग कितने गुना अधिक फैलता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 गुना। तांबा का जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 17 गुना 10 के पावर -6 केल्विन होता है। और ग्लास का जो होता है, ग्लास का वो होता है कितना? 3.3 गुना 10 के पावर -6, यानी लगभग जो होता है 5 गुना। 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 लीटर अत्यधिक गर्म पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है। यदि कोई उष्मा नष्ट ना हो तो अंतिम संतुलन तापमान डिग्री सेल्सियस में हमें ज्ञात करना है। ये 20वां नंबर प्रश्न है। तो अत्यधिक गर्म पानी में नष्ट हुई उष्मा प्लस ठंडे पानी से प्राप्त उष्मा इक्वल टू जो होता है वो शुद्ध उष्मा होता है, यानी M1S1T1 प्लस M2S2 T2 बराबर होता है M3S3 T3, जहाँ M और T जो है 1, 2 और 3 पर पानी का द्रव्यमान और तापमान है। यानी M1 बराबर जो है 2 लीटर, M2 बराबर 6 लीटर, M3 बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 6 बराबर 8 लीटर, T1 बराबर 190 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 बराबर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ विशिष्ट उष्मा स्थिर रहेगी, यानी C1 बराबर C2 बराबर C3 रहेगी। तो आइए M1S1 वाला वो फार्मूला लगा देते हैं। 2 गुना 190 प्लस 6 गुना क्या हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 8 गुना T3 जो आ जाएगा वो 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा लीटर गर्म जल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.5 लीटर ठंडे जल के साथ मिलाया जाता है, तब अंतिम साम्य तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में ज्ञात कीजिए यदि कोई उष्मा त्यागी नहीं जाती है। तो 21 का हो जाएगा वही मिश्रण का अंतिम तापमान जो होगा T बराबर वो कौन सा फार्मूला हो जाएगा? तो T बराबर हो जाएगा M1S1T1 प्लस M2S2 T2 बटा हो जाएगा M1S1 प्लस M2S2, जहाँ T तापमान को निरूपित करता है, M द्रव्यमान को निरूपित करता है और S जो है विशिष्ट उष्मा को निरूपित करता है। T1 बराबर 90 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 बराबर जो दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, M1 बराबर दिया हुआ 0.5 लीटर दिया हुआ है और M2 बराबर दिया हुआ 3.5 लीटर दिया हुआ है। तो ये जो है लीटर में है, उसको किलोग्राम ही मान लीजिए। मिश्रण के अंतिम साम्य तापमान की गणना इस प्रकार की जा सकती है, जहाँ S1 S2 और S जो है विशिष्ट उष्मा बराबर है, क्या है? बराबर है। तो ये हो जाएगा जो है T बराबर हो जाएगा M1T1 प्लस M2T2 बटा M1 प्लस M2, यानी 0.5 गुना 90 प्लस 3.5 गुना 10, अब बटा हो जाएगा कितना? 0.5 प्लस 3.5। जब हल कीजिएगा तो T बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, अंतिम सौम्य तापमान आएगा। यानी आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा 21 का सी। ये था फिजिक्स का 1 लाइनर प्लस MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।